Okay, so let me share the. I hope you all are ready with your Excel files. Yes, tell me. Laptop open कर लीजिए and ओपन कर open लेता the हूँ सर। open the Excel. और मैं एक फाइल शेयर करता हूँ आपके साथ. Just give me a second. I'll share one file with you. सर Yes, Bharti. सर एक्सेल की जगह आज कुछ मेन टॉपिक्स पढ़ा दो एनालिटिक्स के जो पेंडिंग रह रहे हैं, Okay, we can do that. क्योंकि सर फिर हमारा कोर्स ऑलरेडी एनालिटिक्स का ऑलरेडी पीछे चल रहा है। Okay. थैंक यू Somebody सर। wanted कि वो एनालिटिक्स का लाइव उन्हें देखना था, so I thought कि. नहीं सर, वो भी वो ठीक है, सर क्लास में कर लेंगे। लास्ट में करा देना अभी, क्योंकि इसका कोर्स पीछे चल रहा है। Okay, so what I'll do, I'll switch to that. ओके ठीक सर, है. थैंक यू सो मच सर। Okay. Just give me a minute. I'll share the. So today we are going to start with the lesson 5, right? Fourth wala we did it. I can see the PPT. Fifth wala is what we. सर मुझे थोड़ा सा फोर्थ का रिव्यू बता दो, क्योंकि मेरा उस समय फोन और इस टीम्स में इशू आ गया था। Okay, इसके बाद हमारे दो ही मेन बचते हैं. हाँ जी। 6th and 7th. Okay, so in the meanwhile, I'll share the fourth one with you. फोर्थ में हमारे कुछ ही मेन टॉपिक्स थे which we discussed. I'll share. So okay, so here it is, the fourth unit. I hope it's visible. यस सर। Okay, so when we are talking about supply chain analytics, so this is more towards analytics in sales and operations planning which we did. तो होता क्या है जनरली जब मैं एनालिटिक्स की बात करता हूँ तो ऑपरेशंस एंड प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई एंड ऑफ कोर्स योर फाइनेंशियल प्लानिंग, जहाँ पे एनालिटिक्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल.
कि भाई मैं किस तरह, मेरे पास डेटा अगर आ रहा है सप्लाई चेन का, तो मैं उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग कर सकता हूँ। इट हेल्प्स मी टू अलाइन माय डिसीजंस, एक बैलेंस बनाने के लिए जहाँ पे मैं कॉस्ट और सर्विस लेवल के बीच में बैलेंस बना सकता हूँ। और अगर ये सारी चीज मैं इफेक्टिवली कर सकता हूँ, तो इट हेल्प्स मी टू गिव मी अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर हम सर्विस लेवल्स की बात कर रहे थे, जहाँ हमने डिफरेंशिएटेड सर्विस लेवल्स की बात करी, जहाँ पे क्या है, हर एक भाई अ, ये एनालिटिक्स और ये सारी चीजें हम सप्लाई चेन में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मेरे जो कस्टमर है वो बहुत डिफरेंट लेवल्स पे बैठे हैं। जरूरी नहीं है जो मेरा फर्स्ट लाइन कस्टमर है वो सेकंड लाइन कस्टमर जैसा हो। और हर एक कस्टमर को कंपनी ट्रीट एक जैसा नहीं कर सकती। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ा ब्रांड लेता हूँ, मान लीजिए रोल्स रॉयस को ही ले रहा हूँ। अब रोल्स रॉयस का कस्टमर हो सकता है एक भाई जो भी होगा सेलिब्रिटी होगा या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा। बट एक सपोज करिए एक सिंगर सेलिब्रिटी है, सपोज करिए किसी को भी एग्जांपल ले लीजिए, या फॉर एग्जांपल एक्टर को ले लीजिए, संजय दत्त, अजय देवगन, इनके पास रोल्स रॉयस है। और रोल्स रॉयस की एक सीरीज पूरी कलेक्शन है मुकेश अंबानी के पास। ऑल्दो ये सेलिब्रिटी है, पर रोल्स रॉयस मुकेश अंबानी को सेम वे में ट्रीट कर सकता है लाइक दे ट्रीट दी सेलिब्रिटीज? नो, राइट? तो वो क्या, उसके डिफरेंशिएटेड कस्टमर के लेवल्स हैं जिसमें वो उसके हिसाब से सर्विस लेवल्स प्रोवाइड करता है। तो क्या है, अगर मेरे पास सप्लाई चेन की एनालिटिक्स है, तो मैं उसके हेल्प से अपने कस्टमर को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं एक ट्रेड ऑफ कर सकता हूँ कॉस्ट और रिस्पॉन्सिवनेस की, कितनी मेरी कॉस्ट जा रही है, उसके बेसिस पे मैं कितना रिस्पॉन्स, मतलब व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज और हाउ आई एम एडिंग वैल्यू टू इट। एनालिटिक्स को आई कैन फर्दर यूज फॉर सेगमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट सर्विस लेवल एनालिटिक्स टूल, तो जहाँ पे मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ, फिल रेट और सर्विस साइकिल सर्विस लेवल मेट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग डिमांड प्रिडिक्शन के लिए, और कस्टमर सेगमेंटेशन एनालिटिक्स। अब डिमांड वेरिएबिलिटी, भाई डिमांड जो है वो आपकी चेंज होगी, राइट? बट इन टर्म्स ऑफ आप उसको कैसे बेहतरीन अच्छे से फोरकास्ट कर सकते हो, दैट इज द मेन क्रक्स विच सप्लाई चेन एनालिटिक्स हेल्प्स टू प्रोवाइड यू। देन फिल रेट एंड साइकिल सर्विस लेवल मैट्रिक्स, तो भाई कोई भी अगर गैप आ रहा है, मैं उसको कितने समय में फिल कर सकता हूँ, या कहीं पे कोई सर्विस डेफिशिएंसी है, उसका फिल रेट क्या है, अगर वो मेरा अच्छा है, देन आई एम डूइंग थिंग्स राइटली। इन्वेंट्री को मैं कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, और मशीन लर्निंग मॉडल्स जैसे कि मैं पाइथन और वो सारी चीजें यूज करके मशीन लर्निंग लगाता हूँ। सो हाउ आई कैन यूज दैट फॉर डिमांड प्रिडिक्शन, और कस्टमर को अलग अलग सेगमेंट में पहले मैं ला सकता हूँ, और फिर उसका डेटा को आई कैन एनालाइज इट। नाउ टॉकिंग अबाउट लोकेशन एनालिटिक्स। सो एक प्लांट की जो लोकेशन है वो, वी नो इट, वी इट प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल, कि वेयर माय प्लांट इज सिचुएटेड, उस प्लांट को लेके वेयर आई कैन पुट इन माय प्लांट, हाउ वेल इट शुड बी कनेक्टेड विद माय एंटायर ट्रांसपोर्टेशन लाइन, हाउ वेल इट शुड बी कनेक्टेड विद द मार्केट। सो लोकेशन की एक एनालिटिक्स जो है, अगर मेरे पास डेटा में है वो सारी चीज अवेलेबल, कि भाई मार्केट जो है, मैंने एक हो गया बात कि मैंने कहा भाई मार्केट जो है इट इज क्वाइट फार, उसी को मैं दूसरे सेंस में कह सकता हूँ कि मार्केट जो है वो 50 किलोमीटर अवे है। यहाँ पे मैंने क्वांटिफाई कर दिया मार्केट को, राइट? सिमिलरली मैं कह रहा हूँ कि भाई ट्रांसपोर्टेशन जो है, अब उसमें कॉस्ट क्या आ रही है। एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज हाई, लो या मॉडरेट। एक हो गया क्लासिफिकेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख है। तो ये सारी चीजें जब आप डेटा में चले जाते हैं, तो यू ट्राई टू क्वांटिफाई इट, तो वो सारे नंबर्स में मेरे सामने आ जाता है। तो लोकेशन से रिलेटेड फैक्टर्स को अगर मैं एनालिटिक्स में लेके आता हूँ, तो इट हेल्प्स मी टू ऑप्टिमाइज माय मॉडल वेरी वेल, राइट? ना टॉकिंग अबाउट प्लांट लोकेशन मॉडल्स, तो मेरा कुछ ये मेथड्स मैं यूज कर सकता हूँ, जहाँ मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड्स को यूज कर सकता हूँ, मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग मॉडल्स यूज कर सकता हूँ, सिमुलेशन बेस्ड कर सकता हूँ, सिनेरियो जीआईएस बेस्ड। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड, मिक्स इंटीग्रेशन प्रोग्राम ये बात करता है कि भाई कहाँ सेंटर से कितनी दूर है आपका प्लांट, जहाँ पे आपकी मेन फैसिलिटीज है वहां से आपका प्लांट कितनी दूर है, और या मार्केट से कितनी दूर है। सिमुलेशंस में क्या है कि आप उसको रन कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मैंने एक जगह सिमुलेटर में डाल दिया कि ये मेरे मार्केट्स हैं या ये मेरी लोकेशंस हैं, जहाँ पे मुझे ओवरऑल इसको फैसिलिटीज चाहिए। ये मेरे प्लांट की लोकेशन है, ये मेरे मार्केट की लोकेशन है, ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो जब ये सारी चीजें आप मैप करोगे, तो आपको नंबर्स में दिखाई देंगी चीजें।
अलग अलग सिनेरियो में बना सकता हूँ, एक ये ऑप्शन भी होता है मेरे पास। ये हम एडवांस एनालिटिक्स की बात करते हैं, जहाँ पे मैं अलग अलग सिनेरियोज बना के और चीज़ें आई कैन पुट इन, तो वो अलग अलग सिनेरियोज जो है वो मेरी हेल्प करते हैं to do this analysis. Then you have your GIS based analytics, जहाँ पे आप जोग्राफिकल इंडिकेटर्स की भाई मेरा प्लांट यहाँ पे है, ये फैसिलिटीज यहाँ है, या ये मेरे मार्केट्स यहाँ है, ये मेरे अलग अदर लोकेशंस और फैसिलिटीज यहाँ पे। देन यू डू अ काइंड ऑफ अ मैपिंग और अ मिक्स मैच टू दैट, वहां से जो आपके रिजल्ट्स निकल के आते हैं, देन यू वर्क ऑन इट। Now talking about product line and mix optimization. So what you do for product line and mix optimization, you determine optional product portfolio at each plant, wherein you try to map कि हाँ भाई मैं कौन कौन से प्रोडक्ट लाइन को अपने बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। कैपेसिटी के जो मेरे कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो जनरली इट्स डायरेक्टली बीन रिलेटेड टू योर प्रॉफिटेबिलिटी। So what you do, would you generally know when you have a, when you adopt a kind of an approach wherein you have your product line mix optimization approach, तो आप वहाँ प्लांट की कैपेसिटी के कॉन्स्टेंट्स एंड योर प्रॉफिटेबिलिटी यू ट्राई टू मैप इट। Then you have your using of linear programming models aligning with your demand forecast, and you try to balance between flexibility and efficiency. तो आप लोग हम लोग we are doing a quick revision, कोई चीज जहाँ पे नहीं समझ में आए, I am going fast so that I can cover the next unit also today. तो आप एक बार रिवीजन में देखते जाइए, कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो then do ask, right? एक्सक्यूज मी सर, इसमें मुझे जो थर्ड ऑप्शन है, ये लीनर वाला, तो ये हाँ, लीनर वाला जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोडक्शन लाइन मिक्स ऑप्टिमाइजेशन में कैसे वर्क ये करेगा? लीनियर प्रोग्रामिंग उस दिन हम लोग ने बताया भी था, जहाँ पे हमने प्रिडिक्शन करा था लास्ट क्लास में। फिर लास्ट क्लास में थी भारती आप, जहाँ पे मैंने एनालिटिक्स से बताया था सारी चीजें। तो सर मेरा इशू आ गया था टीम से, फिर मैंने वहां से सोल से ठीक अरे करवाया। उसमें मैंने सारे एनालिटिक्स पे, उसमें मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग से, कुछ लोगों ने अटेंड करा था, याद आया कुछ? लीनियर प्रोग्रामिंग से हाँ सर मैंने मैं। प्रिडिक्शन करा था, ग्राफ में सारी चीजें। तो आप लोग भारती को जरूर बताना, वो पूरा रियल इम्प्लीकेशन है एनालिटिक्स का जो लास्ट क्लास में बताया था। प्रिडिक्शन एनालिटिक्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, सारी चीजें उसमें कवर की थी मैंने। ओके तो सर। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है भारती, जिसमें कि क्या है कि वो कांस्टेंट से लेके मैं प्रिडिक्ट कर पाता हूँ कि भाई मेरा फ्यूचर क्या है। तो सेम उसी तरह मैं प्रोडक्ट लाइन में अगर मुझे कुछ प्रिडिक्शन करना है तो मैं लीनियर प्रोग्रामिंग के मॉडल्स यूज कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट की लाइन को। सेम इसी तरह मैं डिमांड को फोरकास्ट कर सकता हूँ, कहीं मुझे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, कहीं मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो क्या है, इसके थ्रू मेरा एक फोरकास्टिंग मॉडल्स है, तो मेरा एक प्रिडिक्शन हो जाता है, उसके बेसिस पे मैं सारी चीजें कर सकता हूँ। ओके सर, थैंक यू। Okay, Bharti. Now you have an approach of contribution margin analysis, demand prioritization, capacity allocation strategies, and multi-product optimization models, having a trade-off between your specialization and your flexibility. तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेवल्स को आप सारे, यू डू काइंड ऑफ एन एनालिसिस एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई कहाँ पे कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है जो कि वैल्यू ऐड कर रहे हैं। डिमांड को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि मेरी इतनी डिमांड है, बिकॉज व्हेन इट्स क्वांटिफाइबल यू कैन डू इट। कैपेसिटी की एलोकेशन, अगर आपको पता चल जाएगा प्लांट मान लीजिए 100 यूनिट्स पर आवर पे चल रहा है, 110 या 120 पे आप जाना चाहते हो, कुछ वेरिएबल्स आपने, क्योंकि हम लोग हमेशा एक बात करते हैं ना, रादर देन गोइंग फॉर रेडिकल इनोवेशन गो फॉर इंक्रीमेंटल इनोवेशन, जहाँ पे आप छोटे छोटे इंक्रीमेंटल इनोवेशंस करिए एंड यू कैन लाइक improve and do well। तो वो सारी चीजों पे, then you have your multi product optimization models, in the same way it works। Okay, now production planning। सो व्हाट इज प्रोडक्शन प्लानिंग, यहाँ पे क्या होता है भाई, मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, ये सारी प्लानिंग की मैं बात करता हूँ। आई वोंट प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आई वोंट प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट इफ आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली डिमांड इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो इसलिए मैं जनरली, जो सप्लाई चेन एनालिस्ट होता है या ऑपरेशंस मैनेजर या ऑपरेशंस एनालिस्ट होता है, व्हाट ही डज, ही आस्क्स द मार्केटिंग टीम टू गिव मी द एग्जैक्ट पिक्चर of what's there in the market,
अगर मेरे पास मार्केट की डिमांड का प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग नहीं आएगा, देन हाउ विल आई बी एबल टू प्रोड्यूस? तो आई नीड माय मार्केटिंग टीम टू गिव मी दोस काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस। जब मेरे पास, ओ सॉरी, मार्केटिंग टीम डेटा भी प्रोवाइड कर देगी, then analyst can do the predictions. Then you have your aggregate planning techniques, you have your capacity planning, and so on. ERP and APS, application tracking system, it plays a very critical role, क्योंकि सारा डेटा जो होता है जनरली इट्स देयर इन द ERP। अब ERP का अगर मैं ऑपरेशंस, ERP तो बहुत बड़ा सिस्टम होता है। ERP का अगर मैं ऑपरेशंस का ही मॉड्यूल देखूँ तो उसके भी कई बाइफरकेशंस होते हैं। एक होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल, एक होता है मटेरियल्स रिक्वायरमेंट मॉड्यूल, एक होता है असेंबली मॉड्यूल, एक होता है प्लांट मॉड्यूल। ये सारे मॉड्यूल्स जो अगर आप देखो ना, तो एक ERP के अंदर आप बना भी सकते हो। और कुछ जैसे अगर आप SAP या इनके ERPs लेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपके पास आते भी है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सारे मॉड्यूल्स आपके पास बाय डिफॉल्ट आ भी जाते हैं। सो इन चीजों से क्या है, मेरा इंफॉर्मेशन जो है सेंट्रलाइज हो जाती है और मेरे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, इसमें सर एक मिनट बैक करना स्लाइड्स प्लीज। सर ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग में एग्रीगेट प्लानिंग टेक्निक्स और ये आपका ईआरपी एंड एपीएस सिस्टम, ये कैसे वर्किंग करेगा? जैसे हम प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर बात करूँ तो ERP और APS, ये हम्म, वो सिस्टम है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर रहता है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, इनके जी पास सारा डेटा स्टोर रहता है। और इनके हेल्प से क्या होता है कि मुझे जो भी डेटा अवेलेबल है, या मुझे डेटा मान लीजिए किसी के साथ ही शेयर करना है, तो जी इससे क्या मेरी हेल्प हो जाती है कि मेरे पास डेटा रियल टाइम में आ जाता है। और जब मेरे पास, अगर आज के दिन जब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक, आपको अगर मैं रियल टाइम में बताऊं तो मैं एक अच्छा मैनेजर तब हूँ जब मेरे पास सारे डिटेल अवेलेबल हैं। अब वो डिटेल कौन से हो सकते हैं? मेरे कितनी इन्वेंट्री है, मेरे कितना, सपोज करिए मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है, मेरे पास कितना स्टॉक है, मेरे पास कितना, मान लीजिए फाइनेंस का ही डेटा में आ जाए, मेरे पास कितना वर्किंग कैपिटल है। ये सारी चीजें जो है ना, ये सब मेरे बहुत हेल्प करती है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, इवन कितने मेरे ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, कितने लॉजिस्टिक्स हैं, ये सब चीज़ों में मेरा ERP बहुत बेनिफिशियल है। अगर मैं बात करूँ APS की, एप्लीकेशन ट्रैकिंग हो गया, या इसको मैं बोलूँ एडवांस ऑपरेशंस में अगर आ जाऊं, तो मैं एक ही साइड देखूं कि एडवांस प्लानिंग या शेड्यूलिंग सिस्टम अगर मान लीजिए मेरा कोई है, तो वहां पे मैं ये देख सकता हूँ कि भाई मैं कितना, मेरे जो एल्गोरिथम्स हैं वो मुझे बताएंगे भाई मुझे किस किस, कहाँ कहाँ रियल टाइम शेड्यूलिंग करनी है, मुझे अपनी डिमांड का कैसे वो करना है, फोरकास्ट करना है, मुझे अपने प्रोडक्शन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मेरी बहुत हेल्प करेंगी। अब ओके सर। हाँ नॉट जी टॉकिंग अबाउट, अब मैं इसको थोड़ा रिलेट भी करता हूँ इससे, जी कि जब मैं बात कर रहा हूँ डिमांड फोरकास्ट को प्रोडक्शन प्लान में, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी, मैंने जैसे आपसे बोला ना, जी डेटा मुझे प्रोवाइड करेगी मेरी मार्केटिंग टीम। मैं डेटा, अगर मैं सप्लाई चेन एनालिस्ट हूँ तो मैं मार्केट जाके डेटा नहीं ला सकता हूँ। डेटा वुड बी प्रोवाइडेड बाय माय मार्केटिंग टीम। हाँ, उस डेटा को एनालाइज करके उस पे सारे डिसीजन लेना, ये मेरा काम है। अगर मान लीजिए सपोज करो मैं मोबाइल फोन या स्मार्टफोन बनाता हूँ, 10,000 स्मार्टफोन मैं हर महीने बना रहा था। अब मुझे बोला किसी ने कि भाई एप्पल का जो प्रोडक्शन लाइन है, या ताइवान में या कहीं कोई दिक्कत हो रही है उसकी वजह से, ऐप, या जैसे वर्ल्ड वॉर कह रहा हूँ, सॉरी, जैसे आजकल ये चल रहा है वॉर बिटवीन इंडिया, क्या बोलते हैं, US एंड ईरान और इसराइल, तो वहां से मैं बोलता हूँ उसकी वजह से कुछ मार्केट में डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। और स्मार्टफोन की मार्केट में जो मैं 10,000 यूनिट्स जा रहे थे, अगले 2 महीने में डिमांड है 15,000 यूनिट्स की। अब उसके बेसिस पे मुझे कैसे प्रोक्योर करना है, लेबर शेड्यूलिंग कैसे करनी है, मशीन एलोकेशंस कैसे करने हैं, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। पर मेरा ये सारा डेटा जो है, इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ ERP से, ये सारी चीजें वहीं से आएंगी। उसके बेसिस पे मैं अपना जो भी शेड्यूलिंग करूंगा, मान लो शेड्यूलिंग कर रहा हूँ या एनालिटिक्स लगा रहा हूँ, वो सारा डेटा मैं यहाँ से प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। ना टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट प्लानिंग, जब मैं एग्रीगेट प्लानिंग किस चीज में मेरी हेल्प कर सकती है,
भाई मेरे जी। प्रोडक्शन लेवल क्या है, मेरी वर्कफोर्स की साइज क्या है, मेरे इन्वेंट्री लेवल्स क्या है। तो मुझे पता चल जाएगा भाई मेरी एग्रीगेट प्लानिंग से कि भाई मेरा अगर मान लीजिए गोल है कि मुझे कितनी डिमांड पूरी करनी है, मुझे कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी रखनी है, मेरी वर्कफोर्स कितनी होनी चाहिए, मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो मुझे ये पता चल जाएगा इन एरियाज में कि भाई मान लीजिए वर्कफोर्स का मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे कितने लोग हायर करने हैं, या अगर मान लीजिए डिमांड मेरी कम हो रही है तो मुझे कितना ले ऑफ करना है, मुझे इन्वेंट्री कितनी कॉस्ट रखनी है, मुझे ये सारी चीजें मैं देख सकता हूँ एंड दिस कुड हेल्प मी। फिर मैं बात करता हूँ कैपेसिटी प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन की, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ भाई कितनी मशीन्स चाहिए, कितने लेबर्स चाहिए, कितना रेट पर आर आएगा, मैं ये सारी चीजें यहाँ से देख सकता हूँ। देन मिनिमाइजिंग कॉस्ट वाइल मीटिंग सर्विस लेवल, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि थ्रू माई प्रोडक्शन प्लानिंग व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिड्यूस माई ऑपरेशनल कॉस्ट, और मैं कस्टमर की सर्विस को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो मेरी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है, मेरी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, जैसे मैंने लास्ट क्लास बोला था बहुत सारी आपको इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। You keep only those inventories that are useful. Why to hold inventories? और इन्वेंट्री होल्डिंग की बहुत बड़ी कॉस्ट होती है जो कि कंपनी आज के दिन बियर नहीं कर सकती। एंड एट द सेम टाइम इसलिए तो आप मैनेजर हो, आपको डिसीजन लेना है कि शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए और होल्डिंग भी नहीं होनी चाहिए। इसके बेसिस पे यू डिटरमाइन ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो ये है। आई होप इट्स क्लियर भारती। यस सर, थैंक यू। ओके ग्रेट। फिर शेड्यूलिंग एनालिटिक्स, कैसे मुझे सारी चीजें शेड्यूल करनी है, जैसे फीफो है, एसपीटी है, ईडीडी है। मतलब शेड्यूलिंग जो है वो किस चीज में आपकी हेल्प करता है कि इफ यू शेड्यूल, मतलब वो मुझे एग्जैक्टली एक आई वुड से कि मुझे वो एक एग्जैक्टली एक पिक्चर प्रोवाइड कर देता है कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, किस डायरेक्शन में मुझे सारी चीजें करनी है। तो मेरी मशीन है या मेरे वर्क सेंटर लेवल्स है तो मुझे पता चल जाएगा भाई कि हाँ मुझे किस तरीके से शेड्यूल करना है। एनालिटिक्स क्या यहाँ पे रोल प्ले करता है, वो आपको ऑप्टिमाइजेशन मॉडल बनाने में हेल्प करता है। वो आपको आपके जो जॉब्स हैं, टास्क हैं, आपके ओवर टाइम्स हैं, मान लीजिए ये सारी चीजें शेड्यूल करने में हेल्प करता है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, क्या नाम है, सर एसपीटी ईडीडी बता दीजिएगा वो क्या है सर। अच्छा पहले मैंने बोला है फीफो। फीफो तो आपको पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी चीजें आई हैं हाँ जी। जिस तरीके से आई हैं, मतलब जो पहले है क्यूइंग में उसी को पहले आपको एडवांटेज मिलेगा। एसपीटी होता है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो इसमें क्या है कि मैं देखता हूँ भाई सारे, मान लीजिए प्रोसेस 1 2 3 4 प्रोसेस चल रहा है, मैंने हर उसका देख लिया कि टाइम हर एक उसका कैसे जा रहा है। मान लीजिए ए से बी पे जाता हूँ तो 10 मिनट लग रहा है, लेकिन ए से सी पे जा रहा हूँ तो 2 मिनट लग रहा है। तो क्या मैं ए से सी पे जाके और फिर बी पे आ सकता हूँ? तो मेरा जो भी शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है ना उस पे मैं वर्क करता हूँ। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, एवरेज वेट टाइम को कम करना होता है यहाँ, क्यू की लेंथ को कम करना है, और अगर सिस्टम में मान लो कंजेशन आ रहा है तो मुझे उसको भी हटाना पड़ता है। ठीक है, दिस इज योर एसपीटी विच इज योर शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। नेक्स्ट है इसमें ईडीडी। ईडीडी बात करता है अर्लीस्ट ड्यू डेट। अर्लीस्ट ड्यू डेट क्या है भाई, हर एक शेड्यूल की मेरी एक, हर एक जॉब का एक ड्यू डेट होता है। तो मुझे ये देखना है कि हर एक जॉब का अर्लीस्ट ड्यू डेट क्या है। मतलब 5, सपोज करो आज 7 में है तो 10 में किसी जॉब का अर्लीस्ट ड्यू डेट हो सकता है, किसी जॉब का मान लीजिए 8 में अर्लीस्ट ड्यू डेट हो सकता है, किसी जॉब का 9 में अर्लीस्ट ड्यू डेट हो सकता है। तो मुझे उसी हिसाब से उस चीज को अलाइन करके then I have to move forward, right? I hope it's clear. यस सर। यस सर, थैंक यू सर। Okay. फिर कांस्टेंट बेस्ड शेड्यूलिंग, रियल टाइम एडजस्टमेंट यूजिंग एआई। एआई की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीजों में आप देखोगे आज के दिन ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही है, उन्होंने ऑटोमेट कर दिया है बहुत सारी चीजें। और ऑटोमेशन से क्या होता है कि ये सारी चीजें करने में आपको हेल्प हो जाती है। इवन अमेजोन और इन सब कंपनीज की बात करूँ तो वहाँ डेटा भी क्या है, ऑटोमेट है।
तो सारा डेटा अपने आप आ रहा है आपके पास, वो एनालिसिस हो रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, आज के दिन बड़ी एमएनसीज में अगर आप हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी बहुत रोबस्ट होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राइट। तो डिसीजन मेकिंग रोबस्ट कैसे बना सकते हैं? भाई जितना स्ट्रांग मेरा एनालिसिस है, जैसे मैंने उस दिन आपको दिखाया था, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है। अब कोई वेरिएबल कितना आपस में रिलेटेड है, कितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है, या मैं मान लीजिए और क्रिटिकल पाथ मेथड पे जाता हूँ या पर्ट सीपीएम पे जाता हूँ, उसके बेसिस पे डेटा को एनालाइज करता हूँ, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई मेरा कितना स्ट्रांग एनालिटिक्स है। जितना स्ट्रांग एनालिसिस है उतना अच्छा आपके रिजल्ट्स। अब मान लो इस समय मार्केट में 100 यूनिट की डिमांड है, अब मुझे फोरकास्ट करना है फ्यूचर में कितनी डिमांड है। अगर मेरा सिस्टम मुझे करके दे रहा है, ऑटोमेट करके ही दे रहा है, मुझे खुद नहीं करना पड़ रहा है, वो बोल रहा है कि लास्ट ईयर अगर 100 डिमांड थी, इस साल 110 है, तो अगले साल 105 का तो आप डिमांड रखिए ही मान के। तो उसने एक एक्यूरेट रिजल्ट दिया। दूसरा मेरा शेड्यूल है, वो कह रहा है कि नहीं 115 भी हो सकती है, लेकिन उसके पैरामीटर्स और वेरिएबल्स क्या है। तो ये सारे एनालिटिक्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और कैपेबल मॉडल्स होने चाहिए। तो इसलिए जब आप यूज कर रहे हैं जो भी आप, क्योंकि भाई अगर मैं बात करूं प्रिडिक्शन की, तो आप लीनियर से भी कर सकते हो, मूविंग एवरेजेस से भी कर सकते हो, बहुत सारी तरीके से कर सकते हो। बट मेरे एनालिटिक्स और प्रिडिक्शन कितने स्ट्रांग है और उसके बेसिस पे मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ, वहां पे मैं ये बात कर रहा हूँ। राइट। अभी मैं जब इसके नोट्स भी आपसे शेयर करूंगा ना, तो यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। ओके, ओके दिस सर। दीज टू स्लाइड्स आर लेफ्ट, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एडवांस एनालिटिक्स एंड एस एंड ओपीज, दैट इज योर स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, सर्विस एंड ऑपरेशंस। तो वहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि uh, सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने बात करी है इसकी क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की, डिमांड सेंसिंग की। ये सारी चीजें हमने लाइव भी करा था कि भाई स्पेसिफिकली अगर मैं सेल्स देखूं और ऑपरेशंस, एस एंड ओपीज, यहाँ पे सेल्स एंड ऑपरेशंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यूज करके डिमांड सेंस कर सकता हूँ। क्या मैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यूज करके ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ चीजें। राइट। क्या मैं से डिजिटल ट्विंस यूज करके से व्हाट आई कैन डू, कैन आई बी एबल टू से क्रिएट अ सिमुलेशन, कि भाई जो एग्जैक्ट सिचुएशन बाहर है, क्या मैं उस लेवल पे सिमुलेट कर सकता हूँ कि मैं, जैसे आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ, वर्ल्ड में सबसे पहले सिमुलेशन कहाँ शुरू हुआ, वो जनरली ये क्या बोलते हैं, इसमें फ्लाइंग इंडस्ट्री में, जहाँ पे एरोप्लेन्स और ये सारी चीजें, क्योंकि आप किसी पायलट को एक नया प्लेन ला के नहीं दे सकते हो, उनके सिमुलेशंस बहुत स्ट्रांग थे। वो एकदम रियल वर्ल्ड आपको ला के एग्जाम्पल्स देते थे, चीजें देते थे, उसके बेसिस पे आप सारी चीजें कर पाते थे। तो आप लाइक सर सिमुलेट, इनकी सेमुलेट सर इसमें सेमुलेटिंग ट्रेनिंग जो होती है, लाइक उस बेस पे आप बात बता रहे हैं? हाँ मैं वही ठीक है। सारी चीजें बोल रहा हूँ। जैसे भारती, आप तो एविएशन इंडस्ट्री से आपने देखा होगा, जो पायलट्स हैं उनको डायरेक्टली थोड़ी ना प्लेन दे देते हैं, नहीं सर, उनको सेमुलेटिंग ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन वो सिमुलेशंस कितने स्ट्रांग होते हैं, वो एकदम रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट देते हैं उन्हें। यस सर। तो डिजिटल ट्विन जब भी मैं बात करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैं बात करता हूँ एक वर्चुअल रेप्लिका की। जी। जो मेरा फिजिकल सिस्टम है वही मेरा ट्विन सिस्टम बन जाए, मतलब टेक्नोलॉजी से मैंने एक ऐसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। ये आपके एआर और वीआर टेक्नोलॉजीज जो है वो पूरा डिजिटल ट्विन पे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड लाइक है। सर उसको सिनेरियो सिस्टम आपने वैसे ही क्रिएट कर दिया। हाँ, कि भाई ऐसा होगा तो आप क्या डिसीजन लोगे। यस सर। भाई मैंने आपको बोला ना भारती, मैं आपको, मान लीजिए आपके पास टोटल 100 रुपए है, तो आपने बोला 50 रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा, 50 रुपए मैं अपने एक्सपेंस करूंगा। एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, मान लीजिए आप 40 रुपीज इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में करते हो, तो आप कितना
अर्न कर लोगे, कितना आपको मनी वो हो जाएगा। और बचे 60 रुपीज, अगर मान लीजिए आप उसको एक्सपेंस के बजाय 30 रुपीज आप किसी को एज लोन देते हो, तो ये अलग अलग सिनेरियोज हैं। तो जी मैं अगर सिमुलेशन में भी सिनेरियो लेके आ जाऊंगा, देन इट कुड हेल्प मी फर्दर, राइट। यस सर। फिर एआई और मशीन लर्निंग का अगर इंटीग्रेशन है, और क्लाउड होता क्या है, क्लाउड आज के दिन क्योंकि सारा डेटा क्लाउड में रहता है, क्लाउड आपके जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है और गूगल है, इनके सारे क्लाउड्स हैं। वहाँ पे ये अबंडेंस में डेटा रखते हैं, एंड दे डू, वहाँ पे सारी चीजें आपको, यू कैन लाइक वर्क ऑन क्लाउड। क्लाउड से आप डेटा लेते हैं आज के दिन, वहीं वर्क करते हैं, एंड देन यू लीव द एंटायर डेटा ऑन द क्लाउड। दिस इज हाउ दिस एंटायर सिस्टम वर्क्स। चैलेंजेस अगर मैं सेल्स और ऑपरेशनल एनालिटिक्स की बात करूं, तो डेटा क्वालिटी और इंटीग्रेशन। कई बार डेटा की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, और कई बार हम इंटीग्रेट कर ही नहीं पाते हैं। कई बार हमारी डिमांड इतनी अनसर्टेन होती है कि हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते हैं। कई बार हम प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे क्रॉस फंक्शनल और कोऑर्डिनेशंस जो है, जैसे मार्केटिंग का फिनेंस से, फिनेंस का ऑपरेशन से, वो मेरा वीक रह जाता है। कई बार हम टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट कर पाते, और कई बार हम ये सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि भाई फ्यूचर ये है, लेकिन हम चेंज नहीं होना चाहते हैं। तो वहां पे भी ये दिक्कतें आ जाती हैं, राइट। सो दैट्स इट इन योर सप्लाई चेन एनालिटिक्स लेसन when it comes to sales and operation planning. Now let me take you to another unit. Let me share the screen with you. अब हम बात करेंगे एनालिटिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। गिव मी अ मिनट, लेट मी शेयर दैट फाइल टू। Just give me a minute, I'm opening my PPT. Just give me one more minute. I think it's just let me know once the PPT is visible to you.
Yes, sir. Okay, fine. So now we are talking about एनालिटिक्स इन योर डिस्ट्रीब्यूशन। अब एनालिटिक्स जो है वो क्या रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ डिटरमाइनिंग माय एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब ऑपरेशंस में क्या है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है इट्स नॉट बीन डन लाइक, नहीं मेरे पास कोई सिंप्लीफाइड चीजें हैं एंड आई डू इट और मुझे उससे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टैब्लिश हो गया, नहीं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मेरे वेयर हाउस के ऑपरेशंस हैं, मेरे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मेरी डिलीवरी प्लानिंग क्या है, मेरी इन्वेंट्री पोजीशनिंग क्या है, ये सारी चीजें मैं एआई और एनालिटिक्स साथ में यूज करके, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी डिलीवरीज के टाइम बढ़ा सकता हूँ, तो मतलब सॉरी फास्टर डिलीवरीज कर सकता हूँ बढ़ा नहीं सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, सॉरी। मैं अपने लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम कर सकता हूँ, मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा सकता हूँ और मैं सप्लाई चेन की एफिशिएंसी बढ़ा सकता हूँ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका एनालिटिक्स, क्या बोलते हैं, एनालिटिक्स हेल्प करता है ये आपके ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन में। बात करते हैं यहाँ पे, मैं जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ तो ये मैं बात फोकस मेरा ये है कि मैं किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट फ्लो को। भाई प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ, फिर वो गया वेयर हाउस में, वेयर हाउस से जाता है कस्टमर के पास, लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, ये पूरी एक सप्लाई चेन बनी हुई है और जो कि एनालिटिक्स ड्रिवन है, क्योंकि हर मूवमेंट पे एक डेटा है, हर मूवमेंट पे जो डेटा है उसके बेसिस अगर डेटा है तो उसका एनालिसिस हो सकता है। तो आप क्या करते हो, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एनालाइज करते हो। It further helps you to integrate your location planning, controlling your inventory cost, और जो मेरे ट्रांसपोर्टेशन के डिसीजंस हैं वो सारी चीजें मैं और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डिमांड प्रॉक्सिमिटी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको मुझे ध्यान में रखना है जब भी मैं बात करूं कि मेरे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की लोकेशन क्या है। ये सारी चीजें मुझे ध्यान में रखना होगा। इफ आई डोंट कीप दिस इन माइंड देन आई मे लूज ऑन वन और अदर फैक्टर, सो आई हैव टू कीप दिस इन माइंड। सर ये डिमांड प्रॉक्सिमिटी थोड़ी ना होगा, कस्टमर प्रॉक्सिमिटी होगा। कहाँ पे भारती? सर मानसी, सर डिमांड प्रॉक्सिमिटी फर्स्ट पॉइंट है ना की फैक्टर्स का, तो ये तो हाँ, कस्टमर प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए ना। क्यों डिमांड कहाँ से आ रही है, कस्टमर से आ रही है, तो आई यूज दिस वर्ड डिमांड प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी इज लाइक नियरनेस, सो डिमांड आई थिंक कस्टमर की देखी जाएगी ना नियरनेस तो। अच्छा आपने उसको डिमांड से रिलेट कर दिया। हाँ, मैंने इसको जब इकोनॉमिक फैक्टर में लाके क्वांटिफाई कर दूंगा तो मैं उसको डिमांड प्रॉक्सिमिटी बोलूंगा ना। ओके सर। ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको आपको मैं दूसरी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं डिमांड प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं क्या बात कर रहा हूँ कि मेरे जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, जो मेरे मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स हैं या मेरे जो मेजर डिमांड के रीजन्स हैं उसके कितना पास है। यस सर। जैसे जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, आपको एग्जांपल दूं, अमेजोन की बात करूं, तो अमेजोन के जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं और जो ई कार्ट करके, या मान लीजिए जो उसके क्या बोलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से जो प्रोडक्ट को फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं ना, वो उसके जो सेंटर्स हैं या उसके जो सपोज करिए हब्स हैं वो कितनी दूर हैं, राइट। यहाँ पे मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। उसका ओके एडवांटेज क्या सर। है, मेरे को डिलीवरी टाइम कम हो सकता है, मेरे ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टेंस कम हो सकता है, मेरे लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में सेव कर सकता हूँ। तो जो आपका ई कॉमर्स से क्विक कॉमर्स पे शिफ्ट हुआ है वो इसी कॉन्सेप्ट पे हुआ है। अगर ये आपके जितने हैं क्या नाम है, आपके इंस्टामार्ट्स हैं या आपके ये जेप्टो हैं या ब्लिंकिट है, ये सारे ई कॉमर्स नहीं क्विक कॉमर्स के आपके एप्लीकेशंस हैं। तो ये जो है डिमांड प्रॉक्सिमिटी पे वर्क करते हैं
कि मेरी जो डिमांड है, मेजर जो मेरे हब्स हैं उससे मेरे जो कस्टमर्स हैं वो अलग अलग रीजन में कितने दूर हैं। तो ब्लिंकिट के जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वो रीजन वाइज है। एक शहर में हो सकता है 100 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हो आपके। ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो यहाँ तो आपके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, क्योंकि आपके जैसे फ्यूल से लेके फ्रेट, ड्राइवर वेजेस, इवन योर टोल टैक्सेस, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और मैं बात करता हूँ अगर इसकी सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट्स की, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को किस तरीके से मीट कर सकते हैं। तो अगर मुझे सर्विस लेवल के लिए जनरली होता है कि ऑपरेशन मैनेजर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो उस मैट्रिक्स में वो डिलीवरी स्पीड लिख लेते हैं, ऑर्डर एक्यूरेसी क्या है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है, डिलीवरी की रिलायबिलिटी क्या है या रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें वो क्वांटिफाई कर देते हैं वहाँ पे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, मेरे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं जो सपोर्ट कर सकते हैं मेरे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को। और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि भाई एक जगह होने के बजाय मेरी सप्लाई चेन जो है वो थोड़ा वेरीड हो, ताकि रिस्क जो है वो थोड़ा कंट्रोल्ड होना चाहिए। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के मॉडल। तो यहाँ मैंने ये सारी बात कर ही चुका हूँ आपसे, ग्रेविटी मेथड, आपसे ये क्या नाम है इसका, योर लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, योर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स, योर ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस। ये सारी अप्रोचेस जो है मेरे एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को अच्छे से अलाइन करने में, एलोकेट करने में मेरी हेल्प करते हैं। क्योंकि भाई होता क्या है, मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचानी है, मुझे डिलीवरी टाइम भी बचाना है, मुझे इन्वेंट्री कॉस्ट भी बचानी है, मुझे सर्विस लेवल्स भी देखने हैं, और मुझे ओवरऑल लॉजिस्टिक्स भी देखना है। तो ये मेरे कुछ मॉडल्स होते हैं। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करता हूँ तो ये एक आई वुड से इट्स अ क्वांटिटेटिव टेक्निक, जहाँ पे मैं जोग्राफिक लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की जितनी भी मेरी जोग्राफिक लोकेशंस हैं मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो उसको नंबर्स में यूज़ करता हूँ। तो इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं, वी यूज़ इट एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट। एंड उससे क्या होता है, मेरे सारे जो भी मेरे नई लोकेशन है, मैं उससे जितनी भी मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ, या मैं और भी कोई कॉस्ट को अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं उसको भी यहाँ पे लाके मिनिमाइज कर सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है मेरा मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मेरे जो कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के डिसीजंस हैं मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो क्योंकि ये इंटीजर प्रोग्रामिंग है तो मैं वेरिएबल्स को इंटीजर्स में कन्वर्ट करता हूँ, और मैं उसमें उसकी हेल्प से मैं जितने मेरे फिक्स कॉस्ट हैं, वेरिएबल कॉस्ट हैं, ये सारी चीज़ें, योर डिमांड कॉन्स्ट्रेंट्स, जिसमें सपोज करिए आपकी कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है, सर्विस कॉन्स्ट्रेंट जहाँ आपके डिलीवरी टाइम के टारगेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल की बात कर रहा हूँ तो ये बेसिकली एक आपके सप्लाई चेन नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आप ओवरऑल पूरा एक सप्लाई चेन का नेटवर्क देखते हो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को ध्यान में रखते हुए, और उसके बेसिस पे आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो कि भाई मेरा सप्लायर क्या है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ है, मेरे वेयर हाउस कहाँ है, मेरे कस्टमर कहाँ है, मेरे ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स कहाँ है। ये सारे इस सारी चीज़ों के बेसिस पे आप एक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल बना सकते हो। ग्रेविटी मॉडल की बात करूं तो ये बात करता है भाई बेसिकली मेरे लोकेशन के हिसाब से मेरी डिमांड साइज क्या है, उस लोकेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के मेरी पॉपुलेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, कॉस्ट क्या है, जनरली योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारी चीज़ें मेरे पास निकल के आ जाती है। ह्यूरिस्टिक एक्सक्यूज मी अप्रोचेस। या सर, कि जैसे फर्स्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड
और प्लस ये ग्रेविटी मॉडल ये किस बेस पे इसको डीसी लोकेशंस में आ जाएगा? ये जितने भी तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की लोकेशन है ना, यस सर। उसका ये एनालिटिक्स जितने नंबर्स हैं, हम्म। क्योंकि ये मैथमेटिकल अप्रोच है, ठीक है, ओके। तो ये यस नंबर्स सर। को लेके उस पे वर्क करते हैं भाई। बेसिकली मैं, क्योंकि मेरे को करना क्या, मुझे अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करनी है, तो मेरे कितने कॉस्ट फैक्टर्स आ रहे हैं मैं वो ले लूंगा। डिलीवरी टाइम में मैं अलग अलग डिलीवरी टाइम ले लूंगा। इन्वेंट्री से रिलेटेड है, मैं इन्वेंट्री की सारी कॉस्ट ले लूंगा। मेरे जो भी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है वो सारी मैं कॉस्ट ले लूंगा। वो सारी कॉस्ट लेने के बाद मैं उसको क्वांटिटेटिवली एनालाइज करता हूँ, और हम्म। मैं उसको भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, क्योंकि नाम ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ मैं इसको ज्योग्राफिक लोकेशन के बेसिस पे देखता हूँ कि दिल्ली जी। एनसीआर, एनसीआर तो है लेकिन दिल्ली होना चाहिए, नोएडा होना चाहिए, गुड़गांव होना चाहिए। कहूंगा तो मैं एनसीआर तीनों को, लेकिन अगर मुझे मान लो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रखना है, तो मैं अगर मान लो दिल्ली रख रहा हूँ तो मेरे लिए गुड़गांव और नोएडा दोनों पास है, या मैं अगर नोएडा रख रहा हूँ और मेरे को चाहिए वहाँ मेरठ और गाजियाबाद में, तो मेरे लिए नोएडा ही ज़्यादा अच्छा है। अगर मेरे मैक्सिमम कस्टमर्स वहाँ हैं, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो रही है, तो मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन से अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को डिफाइन करता हूँ। और सिर्फ ग्रेविटी मॉडल में मैं क्या करता हूँ, बेसिकली ये थोड़ा और जनरलाइज मॉडल है कि मैं अपने लोकेशन को डिमांड, पॉपुलेशन या डिस्टेंस, या दो ही तीन फैक्टर्स को लेके डिमांड डिटरमाइन कर देता हूँ। जी सर, थैंक यू। एंड सर सेकंडली, ये मिक्स इंटीग्रेटर प्रोग्राम और इंटीजर, नेटवर्क। तो हाँ यहाँ पे क्या करते हो, नंबर्स इंटीजर्स में लेके आ जाते हो सारी चीजों को। जी तो सर। जब आप इंटीजर्स में लेके आ जाते हो, तो आपको जितने वेरिएबल्स है मैंने उसको एक इंटीजर वैल्यू दे दी। तो मुझे जब इंटीजर वैल्यू भाई, हो सकता है मैंने क्वांटिफाई नहीं कर सकता हूँ। होता क्या जी। है जनरली, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जनरली जो डेटा हमारे पास आता है, या तो वो ऑर्डिनल होता है, या नॉमिनल होता है, या स्केल डेटा होता है। जी। भाई मैंने किसी लिकर्ट स्केल पे 0 1 2 3 पे आपसे क्वेश्चन भरवाया, वो डेटा मेरे पास आ गया, या जी। ऑर्डिनल नॉमिनल आ गया कि भाई मैंने कोई रिस्पॉन्स ले लिया। तो वो सारी यस। चीज़ों को मेरे हेल्प करता है, अगर मैं उसको इंटीजर वैल्यू देके उसको क्वांटिफाई कर सकता हूँ, तो मुझे, मैं कहीं ना कहीं अपनी फिक्स कॉस्ट, कैपेसिटी कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ वहां से। ओके सर, तो ये नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल और ये मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग से मतलब ये हमारे को एज अ लोकेशन वाइज ही हमारे को ये वर्क कर सकता है ये या? देखो, ये क्योंकि सुनो तो, ये सारे मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को कहाँ लोकेट करना है, मैं उसके लिए ये सारी चीजें मेहनत कर रहा हूँ। जी। तो मैं नेटवर्क में मैं सारी चीजें ही बात कर लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ कि भाई मेरे जी। नेटवर्क में मेरा वेयर हाउस कहाँ होना चाहिए, मेरे ट्रांसपोर्टेशन की रूट क्या है, मेरा इन्वेंट्री का फ्लो क्या है। वो सारी चीजें मैं जब अपने नेटवर्क में ले आऊंगा, तो मैं उसको नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन कर पाऊंगा उसके बेसिस पे। ये ओके सारी सर। अप्रोचेज होती है जनरली। मेन अप्रोच है सर, ठीक है सर। लास्ट आती है जो अभी ये ह्यूरिस्टिक्स। तो ह्यूरिस्टिक्स क्या करते हैं, ये जनरली आपके प्रैक्टिकल रूल्स है। आ, जो भी मेरे, मतलब मान लीजिए मेरे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ ना कुछ ह्यूरिस्टिक्स यूज करके आई कैन हैव द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। जैसे कि मेरे हजारों कस्टमर हो सकते हैं, मेरे मल्टीपल वेयर हाउस हो सकते हैं, मेरे डेटा सेट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो जहाँ बिग डेटा और ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे आई यूज दी ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस। तो जनरली एल्गोरिथम बेस्ड, या से प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो जनरली अगर मैं देखूँ इन सबको, अगर आपस में कंपेयर करूँ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, ये मेरा जब भी डेटा जो है अगर कम कॉम्प्लेक्स है तो काम आएगा मेरा। अगर मुझे हाई एक्यूरेसी चाहिए और कॉम्प्लेक्स डेटा भी है, तो मुझे मिक्स्ड इंटीजर मेथड काम देगा। अगर मुझे नेटवर्क में सारे एंटायर सप्लाई चेन को देखना है, तो और एक्यूरेसी भी हाई चाहिए, तो मैं नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन पे जाऊंगा। ग्रेविटी मॉडल में तब यूज करूंगा जब मुझे सिर्फ मार्केट एक्सेसिबिलिटी मान लो देखनी है, और मेरा डेटा जो है वो मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स है। ह्यूरिस्टिक अप्रोच में मैं तब यूज करूंगा जब मुझे लार्ज स्केल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। ये इनका आपस में ओके। कंपैरिजन। ओके सर।
अब ये बेनिफिट्स की अगर बात करूं तो ऑप्टिमल डीसी लोकेशन से क्या होगा, ये सारे आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, डिलीवरी स्पीड बढ़ जाएगी, सर्विस लेवल्स आप अच्छे अचीव कर सकते हो, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, रखना नहीं पड़ेगा बहुत सारी इन्वेंट्री आपको अपने पास, राइट। ओके सर। ना टॉकिंग अबाउट आउटबाउंड आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। तो आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिकली व्हाट आई मीन ओवर हियर कि भाई मेरे जो भी सपोज करिए वट एवर आई हैव प्रोड्यूस्ड, तो मुझे वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे कैसे पहुंचाना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से वो मेरे कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेगा, वो सारी प्लानिंग। भाई मेरी डिलीवरी की स्पीड क्या है, मेरी कस्टमर का मेरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, या मेरी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ों को मुझे ध्यान में रखना होता है। तो जनरली मेरे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स जो होते हैं वो सारी एक्टिविटीज कवर करेंगे जो मेरे फिनिश प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कस्टमर तक डिलीवर करने के चैनल में आते हैं। जैसे मेरी ऑर्डर प्रोसेसिंग, मेरी पैकेजिंग, मेरा ट्रांसपोर्टेशन, मेरी डिलीवरी शेड्यूलिंग, मेरे से कस्टमर फुलफिलमेंट, ये सारी चीज़ें मेरे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आते हैं। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आप जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा सकते हो। डिस्टेंस सही से आपने मान लीजिए कैलकुलेट करा है, आपने सही से एनालाइज करा है, तो आप फ्यूल कॉस्ट बता सकते हो, आप डिलीवरी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो, आप डिलेस कम कर सकते हो, आप प्रॉपर लोड प्लानिंग कर सकते हो, आप अच्छा एक रूट बना सकते हो, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप प्रॉपर शेड्यूलिंग कर सकते हो सारी चीज़ों की। अगर मेजर कंपनीज की बात करूँ तो अमेजोन ने देखो अपने आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स को कैसे ट्रांसपोर्टेशन को प्लान करा। ये जैसे मैं एयरवेज की बात करूँ, शिप की बात करूँ, तो ये मैक्रो लेवल पे बड़ी पिक्चर। अगर मैं छोटे इस पे बात करूँ तो आप फ्लिपकार्ट का भी मॉडल देख सकते हो कि वो कंट्री के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है, और किस तरीके से वो सारे अपने आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन को प्लान कर रहा है। नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग टेक्निक्स, तो सिमुलेशन बेस्ड लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, ये सारी चीजें, या एआई बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें हेल्प करती है मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग में। चैलेंजेस, डिमांड हम कई बार सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते या वेरी कर जाती है, कॉस्ट मेरे आ जाते हैं, फ्यूल स्पेसिफिकली, ट्रैफिक कंडीशंस, डिलीवरी टाइम विंडोज, या मेरे क्या कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स है, मैं कितना लॉजिस्टिक्स एक बार में कहाँ से कहाँ मूव कर सकता हूँ, ये सारे मेरे मेजर चैलेंजेस में आ जाते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग और इन्वेंट्री एनालिटिक्स की बात करूँ तो मेरी जो फोरकास्टिंग है और जो मेरी इन्वेंट्री है ये एक दूसरे पे डिपेंड करती है, और बाय वर्च्यू ऑफ दिस फैक्ट जो भी मेरे फोरकास्ट करूंगा मैं उतनी तो इन्वेंट्री अपने पास रखूंगा। ओवर साइज होल्ड भी नहीं कर सकता हूँ इन्वेंट्री, और शॉर्टेज भी नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से मुझे डेटा पे बहुत, सप्लाई चेन में बिना डेटा के मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो डेटा जो होता है वो मेरा मार्केट से आता है, मेरा सीधा सीधा डिमांड का प्रोडिक्शन होता है, मुझे पता चल जाता है। अब चलो एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप स्वेटर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और स्वेटर्स या वुलन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और आपको पता है उत्तराखंड में आपको ये कौन सा मंथ चल रहा है, मई में 10,000 वुलेंस आपके डिमांड रहती है। अगर मैं हिमाचल की बात करूं वहां पे 20,000 वुलेंस की डिमांड रहती है। अगर मैं सेवन सिस्टर्स की बात करूं, जैसे कि आपके जितने नॉर्थ ईस्ट के हैं, ये स्टेट्स आपके मेघालय, ये आपका असम, ये सारे स्टेट्स, तो यहाँ पे मान लीजिए 50,000 यूनिट्स की डिमांड रहती है। तो मैं अगर सही से प्लान कर रहा हूँ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मान लीजिए हिमाचल में 50,000 मैं वुलेंस भेज देता हूँ जहाँ डिमांड 20,000 की है, या 10 ही हजार भेज देता हूँ, ओवर कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, तो मेरा लॉस ही लॉस है। आई हैव टू प्रिडिक्ट दैट वेल। इन्वेंट्री पॉलिसीज, तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल
एक आप सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, ये सारी चीजों पे हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। जस्ट इन टाइम आप यूज करते हो अप्रोच। आप पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम देखते हो जहाँ पे आप सारी चीजें देखते हो कि भाई हाँ मैं ये सारी चीजें यूज कर रहा हूँ एंड हाउ वो और रादर व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स आई एम गेटिंग। तो थ्रू दीज models, you trying to tend to get your clear picture of your inventory। उससे आपको सारी चीजें you tend to get the exact picture। मुझे कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, मेरे कितना रीऑर्डर करना है, मैं किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट बचा सकता हूँ, ये सारी चीजें कितनी जल्दी प्रोडक्ट बचा सकता हूँ। राइट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज्यादा यूज होता है जो की बात करता है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट की। मैं ऑर्डर करने की कितनी कॉस्ट है और होल्डिंग की कितनी कॉस्ट है, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप वेरिएबल लेते हो, एनुअल डिमांड लेते हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लेते हो, एंड यू ऑल्सो टेक योर होल्डिंग कॉस्ट। तो ये सारी चीजें लेके आप मैप कर देते हो। राइट। सेफ्टी स्टॉक का आपको हमेशा रखना ही होता है कि भाई थोड़ा सा एक्सेस इन्वेंट्री रखूंगा ही। अगर मान लीजिए मेरे को थोड़ा भी डिमांड ऊपर नीचे हो गई तो मुझे एक सेफ्टी स्टॉक से मेरी हेल्प हो जाएगी, नहीं तो अदरवाइज मैं कहाँ पे, हाउ विल आई रीच। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन एक सेफ्टी स्टॉक भी रखती है। और कौन सा रीऑर्डर पॉइंट सिस्टम्स हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे इन्वेंट्री लेवल आ, मतलब मान लीजिए मैं मेरे इन्वेंट्री लेवल 100 थे, 70 मेरे इन्वेंट्री 5 घंटे में ही सेल ऑफ हो गई, तो मुझे रीऑर्डर किस पॉइंट पे करना है? 30 पे पहुंचे तब करना है, या 20 पे पहुंचे तब करना है, या 10 पे पहुंचे तब करना है? तो जनरली मैं अलग अलग रीऑर्डर पॉइंट्स डिफाइन कर देता हूँ कि दोबारा ऑर्डर कब प्लेस करना है आपको। ठीक है, उसका भी जनरली अगर आप देखो एनालिटिक्स में जाके तो एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे आप लीड टाइम में जो आपकी डिमांड है उसमें आप ऐड कर देते हो अपने सेफ्टी स्टॉक्स को, तो आपको रीऑर्डर पॉइंट आपका सामने आ जाता है। जस्ट इन टाइम की बात करूं तो भाई ये तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल अप्रोच है एंड विच इज वाइडली बीन यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस फिलॉसफी में वो कहते हैं कि भाई जब भी मेरे को मटेरियल और प्रोडक्ट की जरूरत है वो उसी समय पहुंचे। प्रिंसिपल इसका यही है कि प्रोड्यूस एंड डिलीवर ओनली व्हेन इट इज नीडेड, ओनली व्हेन इट इज नीडेड एंड व्हेन, नहीं, ओनली व्हाट इज नीडेड व्हेन नीडेड एंड इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ये इसका फिलॉसफी है। इसको हम आप चाहो तो लिख भी लो एंड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि प्रोड्यूस एंड डिलीवर ओनली व्हाट इज नीडेड व्हेन नीडेड एंड इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। राइट। लास्ट है आपका पीरियोडिक सिस्टम रिव्यू सिस्टम, जहां मैं बात कर रहा हूँ अपनी सारी इन्वेंट्रीज को रिव्यू करने की, और मैं ऑर्डर्स को पीरियोडिकली प्लेस करता हूँ बजाय इसके कि मैं कंटिन्यूअसली अपने स्टॉक लेवल्स को मॉनिटर करूं और फिर मैं ऑर्डर प्लेस करूं। तो पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम में मैं हो सकता है वीकली, मंथली या क्वार्टरली चेक कर रहा हूँ अपनी इन्वेंट्रीज, और मैं फिर उसके बाद उसके बेसिस पे ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। सेंट्रलाइज ऑर्डर फुलफिलमेंट स्ट्रेटजीज की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेंट्रलाइज वर्सेस योर डिसेंट्रलाइज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भाई मेरी जो इन्वेंट्रीज हैं ओवरऑल वो क्या सेंट्रलाइज्ड हैं या वो डिसेंट्रलाइज हैं। डिसेंट्रलाइज हैं तो भाई वो सेंट्रल लेवल से ही सारा डेटा फेच हो रहा है, मेरे पास सारी चीजें आ रही हैं। मैं इन्वेंट्री को स्टोर कहाँ कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रोडक्ट डिलीवर कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें। तो अगर मैं एक्सक्यूज मी सर। यहाँ, हाँ, सर ये डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन प्लस ये लास्ट। ओमनी चैनल फुलफिलमेंट। भाई अगर मैं सेंट्रलाइज की बात कर रहा हूँ तो मेरा एक ही समझ लीजिए सबसे बड़ा मेजर वेयर हाउस है या मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, सारी इन्वेंट्रीज वहीं हैं, वहीं से ही मेरा सारे
इन्वेंट्री जो है वहीं से यूज होती है और वहीं से सारा आगे फर्दर प्रोसेस होता है। डिसेंट्रलाइज में बात करता हूँ जहाँ मान लीजिए बहुत सारे रीजन्स हैं और मुझे अलग अलग मार्केट्स को या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में मुझे पहुंचाना है, तो मैं वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता हूँ। राइट। क्रॉस डॉकिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं बोलता ही नहीं हूँ कि भाई अपनी इन्वेंट्रीज को या अपने पास रखिए आप, क्योंकि ये नाम ही है क्रॉस डॉक। तो आप एक काम करते हो, आप जितने भी आपके इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन है वहां से सीधा आप आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन पे ले जाते हो, तो आप स्टोर करने की कोशिश ही नहीं करते हो। आप चाहते ही नहीं हो कि इन्वेंट्री आपकी वेयर हाउस में जाए, आपको होल्ड नहीं करनी पड़े, तो ये सारी कॉस्ट आप बचा लेते हो। तो जो भी मेरी इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन है उसको मैं ऐसा लिंक करूंगा अपनी आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन से कि इन्वेंट्री मुझे होल्ड ही ना करनी पड़े अपने पास। ड्रॉप शिपिंग ये भी एक अप्रोच है जहाँ पे रिटेलर जो है वो कोशिश करता है कि भाई मैं प्रोडक्ट जो मेरे हैं उसको मैं इन्वेंट्री में ना रखूं। वो सीधा जो कस्टमर के ऑर्डर आते हैं वो सप्लायर्स या मैन्युफैक्चर के पास सीधा भेज देता है और वहां से ऑर्डर जैसी जाता है उसके बेसिस पे प्रोडक्ट आपका डिस्पैच हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके से ऑपरेट करती है। ओमनी चैनल की बात करूँ तो अलग अलग चैनल्स, कई सारे चैनल्स को मैं एक साथ इन्फ्यूज कर देता हूँ। जो मेरे मल्टीपल सेल्स या डिलीवरी चैनल्स हैं उसको मैं एक साथ इन्फ्यूज कर देता हूँ ताकि मेरे ऑर्डर फुलफिलमेंट हो सके, ताकि मेरी सारे वेरिएबल्स प्रॉपरली मैप हो सके। ये सारी कॉमन आपकी फोरकास्टिंग टेक्निक्स है, टाइम सीरीज, मशीन लर्निंग, कॉजल मॉडलिंग, योर डिमांड सेंसिंग। टाइम सीरीज बता देता है किस टाइम में, यहाँ इसके कुछ कॉमन फिनोमेना है जैसे मूविंग एवरेजेस। मशीन लर्निंग हो गई जहाँ पे प्रिडिक्शन मॉडल्स यूज कर सकते हैं। कॉजल मॉडलिंग की बात करूँ तो ये कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है, जैसे आपके आईएसएम हो गया, डी मेटल एनालिसिस हो गया। ये कॉज एंड इफेक्ट मॉडल बताता है कि भाई कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो मेरे कॉज एरियाज में आ रहे हैं, कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो मेरे इफेक्ट एरियाज में आ रहा है। उसका डिमार्केशन करना एंड उसके बेसिस पे सारी चीजें मैप करना। डिमांड सेंसिंग, क्या मेरी डिमांड है उसको मैं सेंस कर सकूं। देन यू हैव योर डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम्स जहाँ पे रियल टाइम डिलीवरी को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। रूट्स जो है वो आपके एल्गोरिथम्स डिजाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड योर डिमांड एंड व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स व्हिच यू वुड बी यूजिंग। उसके बेसिस पे आप रूट्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन रूटिंग मॉडल्स हैं, जैसे कि आपके व्हीकल रूटिंग प्रॉब्लम्स, आपके कैपेसिटेटेड व्हीकल रूटिंग प्रॉब्लम्स, आपके टाइम विंडो व्हीकल रूटिंग प्रॉब्लम्स, आपके डायनेमिक व्हीकल रूटिंग प्रॉब्लम्स। तो मैं अगर बात करूँ व्हीकल रूटिंग प्रॉब्लम्स की, तो यहाँ पे मैं रूटिंग को ऑप्टिमाइजेशन से रिलेट करता हूँ। तो मुझे यहाँ से पता चल जाता है कि भाई जो भी मेरा, क्योंकि रूटिंग की बात कर रहा हूँ तो जो भी मेरे रूट्स हैं उसको मैं सबसे बेस्ट किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरा रूट है ए से, मुझे मान लीजिए सी पे जाना है, तो बी जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया, मीडिएटिंग मॉडरेटिंग वेरिएबल हो गया। तो मुझे ए से बी पे कैसे जाना है, बी से सी पे कैसे जाना है, वो सारी रूटिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए मेरी हेल्प होती है। कैपेसिटेटेड वीआरपी की बात करूँ तो जो मेरा नॉर्मल स्टैंडर्ड व्हीकल रूटिंग प्रॉब्लम है उसको मैं एडवांस कर देता हूँ। उसमें क्या है, कैपेसिटेटेड, क्योंकि नाम ही कैपेसिटेटेड है तो यहाँ मैं कैपेसिटी पे ध्यान रखता हूँ कि भाई जो मेरा लोड कैपेसिटी है वो एक्सीड ना करे।
तो यहाँ वेट वॉल्यूम ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे। फिर आ जाता है मेरा टाइम विंडो, व्हीकल रूटिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मुझे हर एक कस्टमर के लिए, या हाँ कस्टमर के लिए मैं जनरली ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये एक टाइम विंडो बना देती है कि टाइम विंडो जैसे अमेजोन करती है, आप देखते हो हर एक, इवन वो तो जाके कंज्यूमर के लिए, इंडिविजुअल तक के लिए एक टाइम विंडो बना देती है, और उसके अंदर ही वो आपको डिलीवर करती है सारी चीजें। फिर हो गया डायनेमिक वीआरपी, जैसे कि आपके डायनेमिक व्हीकल रूटिंग प्रॉब्लम, जैसे कि आपके ये सब यूज करते हैं, स्विगी, ब्लिंकिट, इवन उबर, ये सारे कंपनीज क्या करते हैं कि रियल टाइम में सारे रूटिंग चलती है, जहाँ पे आपको वो टाइम बचा सकता है वो तुरंत उसको रीडायरेक्ट कर देता है, एंड वहां से वो टाइम और कॉस्ट ये सारी चीजें बचा सकता है। कुछ टेक्नोलॉजी, जीपीएस ट्रैकिंग, आईओटी सेंसर्स, रियल टाइम एनालिटिक्स, ये सारी चीजें इसमें यूज होती है। लास्ट स्लाइड, बेनिफिट्स ऑफ डायनेमिक रूटिंग। अगर रूटिंग मेरी डायनेमिक है तो मैं फ्यूल में कॉस्ट बचा सकता हूँ, डिलीवरी को फास्ट कर सकता हूँ, कस्टमर, अगर भाई चीज़ें मेरे पास जल्दी पहुंचेंगी, टाइमली पहुंचेंगी, इफेक्टिवली पहुंचेंगी, तो आई वुड बी मोर सेटिस्फाइड, और मेरा जो एसेट्स यूटिलाइजेशन है वो भी हाई हो सकते हैं। तो दीज आर दी say certain things which we can do when it comes to my routing. So that's it. That's your uh, entire unit 5. Any problems, any questions you want to ask, I can take that up. If you have any questions based on your unit 5. कोई एक ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई दोबारा पूछना है, ask me, I can explain it 100 times, no issues with that. But do ask, keep on asking. जितने क्वेश्चंस पूछेंगे उतने आपको, you will be more say getting you would be less getting confused, and you would be getting more say confident to take up any question on that. सर ये जो आपने लास्ट क्लास सॉरी लास्ट स्लाइड्स में जो अभी आप समझा रहे थे वो Routing, थोड़ा समझे। लास्ट स्लाइड 16। ठीक है, अब मैं अभी ऐसे ही बता देता हूँ विदाउट ओपनिंग दिस स्लाइड। यस यस। मैं रूटिंग की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट, मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, या सी डी, जो भी मेरा वो है, वो प्रोडक्ट का फ्लो कैसे हो रहा है। जी तो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि मेरे रूट्स को मैं अपने ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि भाई हर जी एक रूट जो मैं फॉलो कर रहा हूँ उसकी एक अपनी कॉस्ट है, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लगता है, ट्रांसपोर्टेशन इन टर्म्स ऑफ उसके जो भी मेरे सपोज करिए ये जा रहे हैं, ट्रक्स जा रहे हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसको मैं कितना लोड कर सकता हूँ। फिर ए से बी पे जा रहा है, तो हो सकता है मैं, मान लीजिए मुझे डी पे जाना है, मैं ए से बी से डी पे भी जा सकता हूँ, ए से सी से डी पे भी जा सकता हूँ, और मैं ए से ई होते हुए भी डी जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कौन सा क्रिटिकल पाथ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा मैं किस उसमें ए बी सी डी मतलब 3 पाथ्स में कहाँ पे मैं सबसे ज्यादा कॉस्ट बचा सकता हूँ। तो मैं इसलिए व्हीकल रूटिंग प्रॉब्लम ही बोला जाता है इसको, एक और ऑपरेशंस में बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो कि ऑपरेशंस मैनेजर या सप्लाई चेन एनालिटिक्स मैनेजर या सप्लाई चेन एनालिस्ट इसमें बहुत सारे सिमुलेशंस लगाता है, बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज समथिंग जो कि अगर मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एमएनसीज की बात करूं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू, क्रिटिकल इशू होता है। ओके ठीक है सर। और सर आज प्लीज इसकी शेयर कर दीजिएगा स्लाइड्स वगैरह और नोट्स। मैं अभी भेज देता हूँ जी स्लाइड्स, में अभी भेज दूंगा, नोट्स मेरे को भारती अभी देना है, मैं मतलब संडे को मेरी क्लास है ना आपके साथ ऑफलाइन, सर एक ही क्लास है आपकी। तो आप आओगे नहीं क्या उस दिन। नहीं सर मतलब मॉर्निंग 9:30 से आपकी 11:30 एक ही क्लास है। अदरवाइज आपकी 2 चलती है ना 2 बजे तक। हम्म, हाँ अभी आपकी ऑपरेशन स्ट्रेटजी चलेगी आई थिंक 9 सुबह 9:30 से। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ सारे नोट्स आपको संडे को दे दूँ, जी सर। ताकि आप अपनी क्लास की तैयारी भी कर सको। फिर हमारी एक बहुत एक्सटेंसिव रिवीजन क्लास भी है, उसका शेड्यूल आ गया है,
जी तो उसमें भी हम लोग विल वर्क ऑन दैट। जी सर। कब है ठीक है, रिवीजन क्लास? शेड्यूल आपका सर देखो कोई मानसी, शेड्यूल आ गया है। सर हमारे पास नहीं आया अभी रिवीजन क्लास का। अच्छा नहीं आया है, नहीं सब सर, अभी वो कॉन्फिडेंशियल है, फिर मैं शेयर नहीं करूंगा। नहीं, अभी 17 को लास्ट क्लास है ना सर हमारी। मानसी वो स्माइल वो कर रही है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से 20th के बाद ही है शायद। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो ना, और कोई भी आपके दिमाग में आता हो, क्योंकि मैंने इस पे सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स डेटा पे भी बहुत काम किया है इन चीजों में, तो मैं आपको बता सकता हूँ। सर जैसे या भी अपने क्लास क्लास में एक मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता चल रहा वो वो वाली क्लास तो अपनी भारती ऑडिटर्स बहुत की। इंपॉर्टेंट थी, तुम्हें अटेंड करना चाहिए था, वो पूरा मैंने डेटा पे काम किया है। किसने किसने यहाँ अटेंड करी है वो लास्ट क्लास, ये बताओ। एक्चुअली सर मेरे साथ पता है क्या हुआ था, मेरा टीम से ही प्रॉब्लम आया था तो मुझे सोल जाना पड़ा था। और उस पे 2 घंटा हमने सिर्फ डेटा पे काम किया। तो कोई बात नहीं ना भारती, रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग सुनना ना। देखती हूँ सर, इसका मतलब कुछ इशू आ रहा है ना, वो मेरे पास आ नहीं रहा अभी अच्छा, कभी। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ उसको हर कोई दोबारा भी सुने अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार। वो पूरा सर एनालिटिक्स का ही काम है। संडे को होगा, थोड़ा टाइम होगा आपके पास क्लास के बाद, तो थोड़ा सा मुझे समझा दीजिएगा। अब मैं दूसरे डायरेक्शन में समझाऊंगा भारती, टुवर्ड्स एग्जामिनेशन। अब मेरा फोकस थोड़ा वो रहेगा, क्योंकि जी अब जी लास्ट की कुछ क्लासेस है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब तुम उस डायरेक्शन में प्रिपेयर हो। तो संडे को जो हमारी फिजिकल क्लास है उसको आप कोशिश करिएगा सभी लोग अटेंड करें। जी। तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जामिनेशन के डायरेक्शन में भी तैयार करना चाहूंगा। ओके सर, ओके सर। सर राहुल जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ राहुल, बोलो। राहुल बोलना नहीं चाहता, राहुल ने सिर्फ हाथ उठाया था गलती से, आई थिंक। नहीं, वो सर वो आप बोले थे कौन कौन क्लास किया था, इसलिए हाँ बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा राहुल सर समझ ये में आया बता। था। हाँ सर, अच्छा समझ आया। सर सर, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्लास है ये सर, आपका क्लास है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिखा हुआ है सर, लेकिन नाम आपका लिखा हुआ है सर। नहीं, सप्लाई चेन एनालिटिक्स लिखा है ऊपर, राहुल देखो तो स्क्रीन में सबसे ऊपर सप्लाई चेन एनालिटिक्स। अब मैं ओपन कर रहा था वो वाला लिंक, मुझसे ओपन नहीं हो रहा, तो कल आप लोग कल ने की जो कल संडे की बात कर रहा हूँ सर, संडे का क्लास का सर। अच्छा संडे का मेरे ख्याल से सप्लाई चेन एनालिटिक्स का क्लास है क्या, सर देख ऑपरेशन लेना। स्ट्रेटजी है सर, ऑपरेशन ऑपरेशन स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजी है। यस सर। ठीक, हमारे दोनों में ऑलमोस्ट भारतीय यूनिट सारे कवर हो गए, हम सारे ही डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट के एक आध यूनिट ही बचे हैं। तो फिलहाल मैं उसके जी नोट्स दे दूंगा, रिवीजन टाइम में हम लोग और डिस्कस कर लेंगे। जी सर, क्योंकि उसमें रिवीजन टाइम में इजी टू वे हो जाएगा सबके लिए सर। हाँ वो नोट्स लेके बैठेंगे उस दिन, पीपीटी नहीं, अब पीपीटी फॉलो नहीं करेंगे, अब नोट्स से ही वो करेंगे, जी सर। ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं डिटेल नोट्स तो मैंने बनाया इसको, और मैं डिटेल में बैठूंगा कल, जी कल इवनिंग से बैठूंगा सैटरडे तक। मैं उसमें कुछ कुछ चीजें जो क्रिटिकल है वो ऐड करना चाहूंगा, तो मैं आपको वो भेज दूंगा फिर। ठीक है सर, ठीक है सर। जहाँ दीपक ने हाथ उठाया, दीपक बोलिए। दीपक ने ऐसे ही हाथ उठा दिया। सर इस संडे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्लास आपके नाम पे है क्या? सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मैं लेता ही नहीं, मैं सप्लाई चेन एनालिटिक्स लेता हूँ। सर रोस्टर में इस बार वही आया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आया है और आपका नाम आया है। पता नहीं, भारती चेंज करा देना। सर जी भारती, सर नाम आपका लिखा हुआ है सर। ओके सर, और ओके सर, मैं करवा दूंगी। कंफ्यूजन होगा तो फिर ना क्या फायदा, वो तुम चेंज करवा देना, बोल देना सप्लाई चेन एनालिटिक्स पूरा लिख दे, नाम मेरा है तो मेरी ही क्लास होगी, उसको सप्लाई चेन ठीक है सर। एनालिटिक्स लिखवा देना, बोल देना करेक्ट कर ले। ओके सर। सर जी Okay, so then we can wind it off. No more ओके questions. सर। Okay then. Thank you so much, guys. Have a nice evening. Take care. See you on Sunday. ओके सर, बाय सर।